13th होमवर्क था तो 14th कर देते हैं। प्रेम उम्मीद तो है, बोला तो है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है सारी चीज़, देखो क्या होता है। 14th x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो एग्जैक्ट आएगा। बस ये हो सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ दी भी हो सकती है और फाइंड आउट करने के लिए भी हो सकती है, बस ये वाला क्वेश्चन सेम आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में इंस्टेड हम डायरेक्टली, अच्छा चलिए लास्ट में देखते हैं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें उससे ज़्यादा अच्छा है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करा जाए। पहले इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज रूट्स हैं क्वेश्चन के अंदर और रूट्स के अंदर y भी है। प्रोडक्ट रूल के अंदर y, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट के अंदर y भी बचेगा और y का डिफ्रेंशिएट की वजह से dy बाई डी एक्स भी आएगा, तो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाएगा और हमको dy बाई डी एक्स एक्स की टर्म्स में चाहिए, तो हम y फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इस क्वेश्चन में यही एक सस्पेंस बचा रह जाएगा, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एक टर्म को भेज देते हैं दूसरी साइड, कितना बनेगा x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ब्रैकेट्स ओपन, एक्स वाली टर्म्स एक साथ, वाई वाली टर्म्स एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब x एक तरफ y एक तरफ भी पॉसिबल नहीं है इसकी वजह से, तो हम पेयरिंग करने की सोचते हैं। हमने x और y को रखा एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर इस साइड और इसको भेज देते हैं वहाँ पर, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, हमने एक्स वाई कॉमन लिया तो कितना बचा y माइनस एक्स। अगर मैं x माइनस वाई और y माइनस एक्स कैंसिल करूं तो एक माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा माइनस कॉमन लेने के लिए। यहाँ से माइनस कॉमन लिया बना माइनस एक्स वाई और x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कैंसिल, कितना बच गया एक्स वाई इज इक्वल, सॉरी, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सर आपने कहा था कि ऐसे कट नहीं करते। प्रेम प्रेम जब हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं x की या y की, जब सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं, वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, तब कट नहीं करते, बट अभी तो कर सकते हैं, डेरिवेटिव वगैरह चल रहा है। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, देखो हमको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में और आंसर चाहिए x में, तो सारा y एक तरफ भेज देते हैं। सर लॉग नहीं तो यूज कर सकते थे, लॉग भी तो यूज कर सकते थे, लॉग लॉग लॉग। ताने लॉग की वजह से भी ना आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। मैं आपको लॉग लेके भी दिखाऊंगा कि दिक्कत क्या आती है वहाँ पर। पहले ये वाला देख लो, हमने रखा y को एक तरफ, तो y क्या करें, y को इधर भेज देते हैं,
तो -xy इज इक्वल्स टू एक्स, वाई कॉमन लिया, -y कॉमन ले लेते हैं, बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। माइनस के साथ सब कुछ उधर, सिर्फ y इधर छोड़ेंगे, y इज इक्वल्स टू -x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम करेंगे डेरिवेटिव। हमने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस को बाहर ही रखा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस x एज इट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, -1 कांस्टेंट है उसको बाहर ही रख दिया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 तो 1 प्लस एक्स बचा, माइनस x एज इट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आपका आंसर बच गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बट ये सोचना जो ये वाली चीज़ थी सिंप्लीफाई करना, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको इस फॉर्म में लेके नहीं आते तो आपको आएगी दिक्कत। अब देखो इसका निकालने का लॉजिक क्या था। तान्या ने बोला लॉग भी ले सकते थे। तान्या अगर मैं लॉग लेता क्वेश्चन के अंदर, तो लॉग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे तो पॉसिबल था नहीं, मुझे पहले एक टर्म को दूसरी साइड भेजना पड़ता, x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -y रूट 1 प्लस एक्स। अब अगर मैंने लॉग लिया तो लॉग x इंटू समथिंग, मतलब log x प्लस log रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसका क्या बन जाएगा, log -y प्लस log रूट 1 प्लस एक्स। इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1/2 log 1 प्लस वाई। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज चल रही हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाली टर्म क्या देगी डिफरेंशिएट में, 1/2 एज इट इज 1 log थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन थीटा, और 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा ऊपर 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, y डैश अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस वाई। वाई डैश तक तो ठीक है, जितने भी वाई डैश निकलेंगे उनको एक साइड कर देंगे, बट इस वाई का क्या करा जाए। ओरिजिनल क्वेश्चन में आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, सारी दिक्कत आती है वाई की वैल्यू निकालने के लिए। करने के लिए तो मैं डायरेक्ट इस स्टेज पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, बट उसमें भी दिक्कत आएगी कि मेरे पास वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब तक मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, जब तक मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, मुझे y की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो y की वैल्यू करने के लिए सिंप्लीफाई कराएंगे, अदरवाइज आप चाहे इनिशियल स्टेज पर डिफरेंशिएट करो, लॉग लगाओ। और अगर आप इस स्टेज पर आ ही रहे हो y की वैल्यू निकालने के लिए, जब इतना सिंप्लीफाई हो ही गया, तो स्टार्टिंग में लॉग लेना या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने का सेंस ही क्या, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा 2 स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन से पहले 17th क्वेश्चन करा रहा हूँ। आंसर नंबर 17, हमें x दिया हुआ है a cos t प्लस
टी साइन टी, और ऐसे ही y भी दे रखा है, y को थोड़ी देर में देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना इसमें मैंने आपको क्या मार्क कराया था, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमको ध्यान रखना होता है अगर हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पर जा रहे हैं तो। रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। dx अपॉन dt, हम d अपॉन d वाली फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं एट टाइम्स, डैश नहीं लगाते, रीज़न आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, दो तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो हम प्रेफर करते हैं कि d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई लगा लें। a तो कांस्टेंट है, a रहेगा एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस t साइन टी के डेरिवेटिव में t का डेरिवेटिव इनटू साइन टी। अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल चल रहा है तो मैंने डैश लगा दिया, प्लस t एज इट इज और साइन टी का डेरिवेटिव। वैसे तो d अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म में लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, नेक्स्ट y वाले में लिख देंगे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a माइनस साइन टी प्लस टी डैश साइन टी, मतलब कि साइन टी बचेगा सिर्फ, टी डैश इज 1 और यहाँ पर साइन टी इज कॉस टी, तो मतलब प्लस टी कॉस टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया ए टी कॉस टी। अब बारी आती है y, y को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में तो बीच में ही रोक देना। y इज इक्वल्स टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू a एज इट इज, साइन t का डेरिवेटिव मतलब कि d अपॉन dt ऑफ साइन टी। अच्छा एक चीज़ और बतानी है मुझे आप लोगों को, प्रोडक्ट रूल जब आप कर रहे हो माइनस, कोशिश करो कि जो टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इन की मतलब जिसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा, उसको पहले लिखो, और डेरिवेटिव वाली चीज़ बाद में, मतलब कि t cos t के अंदर पहले हम t का डेरिवेटिव कर रहे हैं cos t एज इट इज, तो मतलब कि cos t को रखा एज इट इज इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ t प्लस t को रखा एज इट इज एंड d अपॉन डी टी ऑफ cos t। इसका रीज़न ये है, गलत तो नहीं होगा अगर आप दूसरे तरीके से लिखो, बट रीज़न इसका ये है कि जब आप cos t को भी इसके आगे लिखोगे तो कभी कभार कंफ्यूजन आती है कि आप डेरिवेटिव सिर्फ t का कर रहे हो या t cos t का कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि जिसका डेरिवेटिव नहीं करा जा रहा उसको पहले लिखा जाए और जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो लास्ट में। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती, ये वाला स्टेप स्किप करके सीधा डेरिवेटिव लिख सकते हैं। आयुष इसी चीज़ के मैंने आपके पेपर में भी मार्क्स काटे हैं, आपको ये स्टेप तो लिखना ही है कि आपने प्रोडक्ट रूल लगाया कैसे। आप चाहे डेरिवेटिव एक स्टेप में कर दो अगर कम मार्क्स का है, डेरिवेटिव रूट्स भी है पावर्स भी है सब कुछ चीज़ें हैं, लेट भी कर रहे हो, चेन रूल लगा रहे हो दो तीन बारी, आप चाहे उस स्टेप को स्किप करके एक बार में कर दो, बट एक बारी अगर क्वेश्चन रूल लगाया तो आपको दिखाना है कि आप किस किस का डेरिवेटिव कर रहे हो, कौन कौन सी टर्म्स एज इट इज़ है। प्रोडक्ट रूल लगाया तो दिखाना है किस किस का डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स कटे हैं पेपर में भी क्योंकि आप लोग ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हो। एटलीस्ट ये तो दिखाओ कि आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बट फार्मूला लगाया कैसे, किस तरीके से लग रहा है वो हमको दिखाना है। इज इक्वल्स टू ए साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस कॉस टी रहेगा एज इट इज, टी का डेरिवेटिव 1 प्लस
टी एज इट इज और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। तो कितना बन गया ए कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस टी साइन टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, आंसर इज माइनस ए टी साइन टी। प्लस आएगा, कहाँ पर प्लस आएगा, प्लस आएगा। हमारे पास डी वाई बाई डी टी भी आ गया, डी एक्स बाई डी टी भी आ गया। दूसरा जो मेरे को आपके पेपर्स में थोड़ा सा अजीब लगा, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। पहली चीज़ तो आप लोग, आपने डी एक्स बाई डी टी निकाला, मैंने तो पेज शिफ्ट कर दिया, बट अगर कॉन्टिन्यूशन में है तो ऊपर लिखो तो सही ऑल्सो या कंसीडर वाई करके। सीधा डी एक्स बाई डी टी निकाला और नेक्स्ट लाइन से वाई को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ अलग पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। कंसीडर लिखो, नाउ लिखो, ऑल्सो लिखो, या कोई सिंबल लगाओ, 2-3 लाइन छोड़ दो, पता चलना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। जनरली कंसीडर लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब हम नाउ लिखेंगे क्योंकि हम जो कैलकुलेशन पार्ट था वो हो चुका। अब हमको कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। वो निकलेगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। कुछ बच्चों ने ये भी मेंशन नहीं करा, कैसे निकाल रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, दिखाना है। डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। आगे चाहे लिख दो यूजिंग 1 and 2 या डिवाइडिंग 1 and 2, जो इक्वेशंस मार्क करी हैं। ठीक है, एक बारी इस चीज़ को नोट करो। 2 मिनट में मैं एक कॉल आ रहा है, उसके बाद अटेंड करते हैं। नेगेटिव साइन आएगा, कहाँ नेगेटिव बोल रहे हो आप लोग, माइनस 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 साइन टी, ताने प्लस ही आएगा। वो ब्रैकेट था, ब्रैकेट में ये वाला माइनस बना और ब्रैकेट ओपन होने पर प्लस बन जाएगा। यहाँ से माइनस निकल के प्लस हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 करा हमने। डी वाई बाई डी टी हमारा यही था, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी। ए टी कैंसिल हो गया, हमारे पास आया टैन टी। डी वाई बाई डी एक्स इज टैन टी। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है अब, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी देर से हमने 2 बारी डिफ्रेंशिएट करा टी के रिस्पेक्ट में। अब शायद आपको इस स्टेटमेंट को लिखने का लॉजिक भी समझ में आया हो। सेम क्वेश्चन में पहले हमने 2 बार करा विद रिस्पेक्ट टू टी और अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहीं से d अपॉन डी एक्स का लॉजिक निकल के आता है। यहाँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन टी। वहाँ पर डी अपॉन समझ नहीं आया सर ये सब प्रेम, हमको ये कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में था कि डबल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स के बाद हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा। क्वेश्चन की डिमांड थी ये। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में d अपॉन डी टी करके सॉल्व करा था, बट अब x आ गया और x में डिफरेंट वेरिएबल चल रहा है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा चेन रूल। अभी तक हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में चेन रूल नहीं अप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल की वजह से आएगा चेन रूल। tan t tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू t का डेरिवेटिव। और ये जो पार्ट है ना, ये है इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट। यहाँ पर आपके मार्क्स, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मेजर मार्क्स कट सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एंड तक आ गए थे तो थोड़े बहुत मार्क्स कटे। इसी पॉइंट की वजह से ये बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कि आप इतना सॉल्व करते करते भूल जाते हो कि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो इसका चेन रूल का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव आएगा।
अब ये डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से पुट होगी, बात निकलती है ये। हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, यहाँ से अगर रेसिप्रोकल करा जाए तो निकल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, 1/80 cos t, रेसिप्रोकल करने पर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम वैल्यू डालेंगे सीकेंट स्क्वायर टी 1/80 cos t यूजिंग फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मार्क नहीं करा, वो आप लोग समझ जाओगे कि डी एक्स अपॉन डी टी फर्स्ट था और डी वाई बाई डी टी सेकेंड था। तो या फिर अभी लिख देता हूँ मैं। तो कितना बन गया, 1/80 cos क्यूब टी। कॉस क्यूब टी बोलो, सीकेंड क्यूब टी अपॉन 80 बोलो, एक ही बात है। और क्वेश्चन में साइन कॉस में था तो इट्स प्रेफरेबल आप कॉस में छोड़ो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग साइन कॉस में थी तो इट्स बेटर कि आप कॉस में आंसर छोड़ो। पीछे सेक में है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई बात नहीं आयुष, आप सेक कॉस किसी में भी छोड़ सकते हो। इट्स प्रेफरेबल कि जिस टर्म्स में क्वेश्चन है उसमें छोड़ा जाए। क्वेश्चन में टैन सेक चल रहा होता तो उसमें छोड़ देते, अभी मैंने इसमें छोड़ दिया। वैसे आप उसको फॉलो करो ना करो, फिलहाल क्वेश्चन में कॉस क्यूब में छोड़ो सेक क्यूब में छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर्स करेक्ट है। डी एक्स अपन डी टी जो सॉल्व करा था वहीं पर एक और बार डेरिवेटिव नहीं करना चाहिए था। अच्छा प्रेम, अगर मैं डी एक्स अपॉन डी टी वाले टाइम पर डेरिवेटिव करता तो मुझे क्या मिलता। ये चल रही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इस वाले को डेरिवेटिव कर देता विद रिस्पेक्ट टू प्रेम, आपके लिए बता रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करोगे। अगर डी एक्स अपॉन डी टी है तो आपको करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका बनेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कैसे मैच करवाओगे इन दोनों को, आपको निकालना ये है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कैसे स्क्वायर वगैरह कैसे ट्रांसफ़र करोगे, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म लगा के हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब क्वेश्चन में अगर बोला होता डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तो हम इस वाले को डबल डेरिवेटिव कर देते। क्वेश्चन में बोला होता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर तो हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते। बट क्वेश्चन में बोला कि पहले तो निकालो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना, ये बनाना। तो डी वाई बाई डी एक्स आया टी की टर्म्स में, अगर ये टी की टर्म्स में ना आता तो ये पार्ट ना आता डी टी अपॉन डी एक्स, बट टी की टर्म्स में आने की वजह से डी टी अपॉन डी एक्स निकला और इस डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू डली डी एक्स अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर तान्या, उसमें भी आपका डी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट बचेगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स, हमें चाहिए डी एक्स स्क्वायर।
दोनों में डिफरेंस है, डी स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है। किसी को और कुछ डाउट इससे मिलता जुलता? दूसरी चीज़ ध्यान रखना, अगर आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह कर रहे हो तो जिस चीज़ का आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, उसी की टर्म्स में लाके फिर करना है। ऐसा जैसे अभी ताने आपने जो क्वेश्चन पूछा, लॉजिकल क्वेश्चन था कि हम वैसे कर सकते थे जैसे डी वाई बाई डी एक्स को पैरामीट्रिक फॉर्म बनाते हैं तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में भी पैरामीट्रिक फॉर्म बना ली जाए, बट उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक फॉर्म मत लगाना। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 15। ये 17th और 13th 17th और 14th पक्का सबको क्लियर है ना? जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से कल कम टाइम था मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं करवाए थे लास्ट क्लास में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लेंदी है काफ़ी, और लेंदी होने की वजह से अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। आपको बोल रखा है c इज समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कहीं पर भी c की वैल्यू माइनस में आ रही होगी तो हम छोड़ देंगे। प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इन लोगों ने क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख रखा है, मैं डैश वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक x और y ही है, एक थर्ड वेरिएबल नहीं है, तो मैं डैश वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1 प्लस, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा, y डैश का स्क्वायर इस पूरे की पावर है 3/2 होल अपॉन में y डबल डैश। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि y डैश का स्क्वायर और y डबल डैश में डिफरेंस है या नहीं, मेजर डिफरेंस है। y डैश का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज डेरिवेटिव का स्क्वायर, दिस इज डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, मेजर डिफरेंस। तो हमको प्रूव करना है। अच्छा, दिस इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि इसमें एक्स और वाई नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अगर कांस्टेंट है और उसमें ए और बी भी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, बचा क्या? या तो कोई नंबर आ जाए 2 3 4 5 6, या फिर सी। कांस्टेंट होना चाहिए, मेरे लिए तो ए और बी भी कांस्टेंट है, बट उसने बोला कि उसके अंदर ए और बी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ए और बी भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बचते हैं या तो 1 2 3 4 कोई एक्चुअल का नंबर आ जाए या फिर सी आ जाए। तो ध्यान रखना, सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होगी, लास्ट में जाके हमारे पास सी बचेगा या कोई नंबर बचेगा। देखो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इस इक्वेशन को उठाया और डेरिवेटिव करना स्टार्ट करा। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी बोल दिया तो अपने दिमाग में ये मत ले आना कि ए और बी वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट चाहिए, बट उन कांस्टेंट्स में ए और बी नहीं चाहिए, ए और बी रहेगा हमारे लिए कांस्टेंट ही। जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ना बोला हो ए एंड बी आर वेरिएबल्स, तब तक एज्यूम नहीं करना। या फिर ऐसे बोल दिया हो कि सी इज द कांस्टेंट, तो मतलब ए और बी को उसने कांस्टेंट की टर्म से हटा दिया। ओपन करके नहीं कर सकते, अभिनव कर सकते हैं ओपन करके, बट ओपन करने का बेनिफिट क्या है?
ओपन करके भी कर सकते हो, बट आप कर लेना, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। यहाँ पर हमने लगाया तो इसमें अलग, बीच में प्लस का सिंबल। इसमें अगर लगाएंगे तो थीटा का स्क्वायर ये बनेगा 2 थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव x माइनस ए का डेरिवेटिव प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर 2 y माइनस बी इंटू y माइनस बी का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, आंसर इज 0। x माइनस ए के डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव बनेगा x का 1 a का 0, दिस इज 1, और यहाँ से y का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और b का 0, 2x माइनस ए इंटू 1 प्लस 2y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अनीता, कॉन्स्टेंट्स a b c are constants। a b c p q r d e f m n o p ये सारे के सारे कांस्टेंट्स होते हैं जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो कि ये कांस्टेंट्स नहीं है। हम हमेशा इनको कांस्टेंट्स ट्रीट करेंगे, बट जो प्रूव करना है उसमें बोल दिया कि हमें जो आंसर है, आंसर में ए और बी नहीं चाहिए। तो इस लाइन का मतलब ये मत निकाल लेना कि ए और बी क्वेश्चन ने कांस्टेंट की डेफिनेशन से निकाल दिया। क्वेश्चन ने कांस्टेंट के ऊपर कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला कि मुझे आंसर में कांस्टेंट चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ए और बी नहीं चाहिए। यहाँ पर आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अलग रखते हैं, ये वाली टर्म जाएगी माइनस में और ये वाली टर्म जाएगी डिवाइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस ए अपॉन 2y माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल, माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। ये है डी वाई बाई डी एक्स, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। हमें ये शो करना है। अब कुछ शो करना होता समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग करके तो हम डायरेक्टली बनाने का सोचते, बट अब हमको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें ए और बी नहीं आ रहे हैं। एक बार पूरा करने के बाद समझाता हूँ, या चलो एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। जस्ट मैंने डेरिवेटिव कराया और कुछ भी नहीं, तो हम y डैश तो निकाल लिया, y डबल डैश निकालेंगे। मैंने ये क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करा, एंड करते 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 मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाले हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस को रखा बाहर और अंदर लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर का तो हो गया स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये स्टेप क्लियर है सबको? एक बार देख लो, ठीक है। अब हम करने वाले हैं डेरिवेटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। सोनाक्षी, डायरेक्टली जो हमको प्रूव करना है ना,
अगर डायरेक्टली वो आंसर बन रहा होता तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज़ पर जाते हैं, बट अभी हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम अलग अलग वाई डैश वाई डबल डैश कैलकुलेट करें और जो हमको प्रूफ करना है उसमें वैल्यू पुट करें। तो थोड़ा सा ना आपको दिक्कत आएगी उस चीज़ में कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्योंकि उसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स भी मिलेगा और डी स्क्वायर वाई वगैरह वगैरह भी मिलेगा। स्टिल अगर आपको करना है आप कर सकते हैं। आपको मेनली बस ये ढूंढना है, आप कैसे भी करो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाए, बट गलत नहीं होगा, करने के लिए कर सकते हो। माइनस एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव इज 1, तो सिर्फ रह गया वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज, वाई माइनस बी के डेरिवेटिव में वाई माइनस बी तो बना 1, बट वाई के डेरिवेटिव में निकलेगा वाई डैश अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। ये इतना ज़्यादा लेफ्ट आउट क्यों हो रहे हैं बच्चे? अभिनव क्या हो गया? ये y माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर आएगी फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए एंड वाई डैश की वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से मैं पुट कर रहा हूँ, वो थी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी यूजिंग इक्वेशन 1। माइनस था प्रेम, वाई डैश हमारा नेगेटिव का था, तो मैंने इस वजह से पॉजिटिव कर दिया। इसको सर्कल कर देता हूँ कि आपको याद रहे, इसकी वजह से। ठीक है, जब आप बाद में आंसर देखोगे तो आपको याद रहेगी इस वाई डैश की वजह से ये प्लस बना था। नाउ हम लेंगे एलसीएम। ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये तो बन गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम ले लिया माइनस 1 अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर y माइनस बी। एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर। और अब अगर आप ध्यान से देखो ये टर्म न्यूमरेटर y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए स्क्वायर, ओरिजिनल क्वेश्चन था। ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लिख सकता हूँ, माइनस इस पूरे की जगह सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का क्यूब। बताओ यहाँ तक क्लियर? माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। अब हमारे पास ये रहा वाई डैश, इसको मार्क करा इक्वेशन नंबर 2। वाई डैश भी है, वाई डबल डैश भी है हमारे पास, दोनों के दोनों है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर जो हमको प्रूव करना है। प्रूव करना है दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप।
वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश is equals to, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, एंड इसको मैं, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन है यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, दोनों को मैं डिवाइड का सिंबल लगा के अलग अलग ट्रीट करूँगा, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल्स कर लेंगे। सबसे पहले वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर हो रहा है, वाई डैश चल रहा था ये टर्म बनी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। वाई डैश नेगेटिव का था इस वजह से माइनस आया है, अदरवाइज प्लस ही था। इसका स्क्वायर हो रहा है वाई डैश का स्क्वायर, मतलब कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, वन प्लस माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर और इस होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, सामने देखता हूँ एक सेकंड आपने क्या लिखा है, वाई डबल डैश इज माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। सर आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कांस्टेंट का कुछ बता रहे थे, वो रिपीट कर दो। ताने मैं कांस्टेंट का ये बता रहा था कि ए बी सी आर कांस्टेंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, इस लाइन का मतलब ये मत समझ लेना कि ए और बी कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में बोला कि कांस्टेंट तो हो, मान लिया, बट उस कांस्टेंट में ए और बी भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास या तो नंबर्स बचे या फिर सी बचा आंसर के लिए। तान्या हैज लेफ्ट, अच्छा छोड़ो चलो। जो मैं यहाँ पर कर रहा था, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने इसको काटा क्यों, क्योंकि मैंने इस प्लस को बना दिया माइनस और बाकी की टर्म का स्क्वायर कर दिया। बट लॉजिकली जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर करूँगा तो ये माइनस भी प्लस बन जाएगा, तो मेरा ये साइन गलत हो जाता, ध्यान रखना इस स्टेप को। ठीक है, ये कितना बनेगा वन, ये सारा का सारा स्क्वायर में है तो प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। अगेन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, वापस से जो हमने पीछे क्वेश्चन था वही बन गया। ये बन जाएगा वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ये बन गया ओरिजिनल क्वेश्चन, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यहाँ रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई, वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर। माइनस ऊपर रहे नीचे रहे, फिलहाल के लिए फर्क नहीं पड़ रहा, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर कर देंगे इसको। पावर में 3/2 मतलब कि पहले तो 1/2 पावर कट करेंगे, यहाँ का पावर 2 कट गया, पावर 2 कट गया।
अल्टीमेटली ये बन जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब इंटू माइनस वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। ये स्टेप सबको समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को लगाने का लॉजिक ये था कि माइनस और मल्टीप्लाई साथ में नहीं आता, तो इस वजह से ब्रैकेट लगा दिया। वाई माइनस बी क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर और क्यूब कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस सी। माइनस सी पावर कट कैसे हुई? पावर कट कैसे हुई? सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर होल पावर 3/2, मतलब कि सी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, सी अपॉन वाई माइनस बी पावर 2 इंटू 3/2। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो क्यूब बन गया। ठीक है फ्रेंड, ये लो, बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो। और ये हमारा जो आंसर आया दैट इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तान्या, इतने इन ऑफ से ज़्यादा अच्छा कि रिकॉर्डिंग ही देख लेना, शायद आपके इंटरनेट में कुछ दिक्कत हो। फालतू में अभी वाला टाइम वेस्ट भी हो रहा है आपका। इससे अच्छा तो प्रैक्टिस कर लो, कुछ डाउट्स होते हैं तो डाउट पूछ लें। किसी को कुछ डाउट इसमें या क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर। तो मेरे हिसाब से तो यही क्वेश्चंस बचे थे, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं है ना कोई क्वेश्चन? अब हम चलते हैं थ्योरम्स पर। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। सिंपल सिंपल सी थ्योरम्स हैं। मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं 5 पॉइंट फ्रेम के डाउट्स 5.2 9 और 10। फ्रेम उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 तो हम डिस्कस कर ही चुके, जो हम लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे ना। x+1 x+2 मॉड के अंदर हैं अलग अलग। तो 9th क्वेश्चन तो वही है, फिर भी डिस्कस कर लेंगे। और 10th क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x1 और 2, कर लूँगा डिस्कस। वो जो नॉट डिफरेंशिएबल वाली चीज़ है ना, वो मेरे को आपको एक बार थोड़ा सही से समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिमाइंड करवा रहे थे, अच्छी बात है। आ, आपको ना डिफरेंशिएबल वाली चीज़ अभी थोड़ी सी अच्छे से समझ में आई नहीं। डायरेक्ट डेरिवेटिव तो आ गया आप लोगों को, बट लिमिट के थ्रू करने वाली चीज़ अभी आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आई है। एक बार नोट्स देखो जल्दी से, पहले रोल्स थ्योरम वगैरह कर लेते हैं।
ये आपके सामने नोट्स में ओपन हुआ है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, दो चीज़ें हैं। तो प्रेजेंटेशन वाली चीज़ है, बस लिखते जाना है। एक दो क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा दूंगा कि किस तरीके से लिखना है, बट अगर पेपर में आ जाए तो छोड़ के मत आना, ऑप्शन में आए तो कर देना पूरे नंबर, अगर दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सिंपल ना हो तो। रोल्स थ्योरम बोलती है कि लेट एक एफ फंक्शन है, वो ए से बी में जा रहा है, ए कॉमा बी टू आर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमको ये तीन कंडीशन जो है ये शो करके दिखानी होती है। बस ये तीन चीज़ें शो करनी है कि जो भी फंक्शन दिया है वो कॉन्टिन्यूस है उस इंटरवल में जो इंटरवल गिवन है, वो डिफरेंशिएबल है वो इंटरवल में जो इंटरवल हमको क्वेश्चन में गिवन है। कॉन्टिन्यूस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं और डिफरेंशिएबल में राउंड ब्रैकेट्स आते हैं हमेशा। इन दोनों का रीज़न क्या बन जाएगा? जनरली जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शंस के। तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस वैसे तो मेरे को डिस्कस करना है, कुछ बच्चों को नहीं पता कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस किनको बोलते हैं। पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। आप ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ सकते हो कि पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है थोड़ा सा मेन, कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। जो भी इंटरवल गिवन है, फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट डालो, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट डालो, दोनों इक्वल आ जाएंगे। देन अगर ये तीन कंडीशन मैच होती हैं, इन तीन कंडीशंस पर लगा हुआ है एंड, मतलब कि एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो हम बोल देंगे रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। तीनों मैच होनी चाहिए, तीनों मैच हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट सम सी, कि एक सी नंबर है वो एग्जिस्ट करता है, और ये सी जो है वो इसी इंटरवल में एग्जिस्ट करता है जो इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। इसको पुट करके हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया? तीन चीज़ें आपको शो करनी है। अगर तीनों कंडीशंस शो हो गई कि मतलब कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी है, तो हम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, और आप देखोगे तो वो सी जो है वो इसी इंटरवल में लाई कर रहा होगा। थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया सोनाक्षी? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का मतलब जो भी फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स से डिनोट करा हुआ है मैंने फंक्शन को, जो भी एफ एक्स गिवन है, एक्स की जगह ए का मतलब इंटरवल की लोअर लिमिट, एफ ऑफ बी बी का मतलब इंटरवल की अपर लिमिट। ये इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगा। आप इंटरवल अपने आप से नहीं सोचना, इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगा। फंक्शन भी क्वेश्चन में है, इंटरवल भी क्वेश्चन में है, आपको जस्ट दिखाना है कि कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ के अंदर हमने लोअर लिमिट डाली अपर लिमिट डाली, दोनों इक्वल हैं, तो उसका जो डेरिवेटिव है उसको 0 पे इक्वल पुट करके हमने वैल्यू निकाली एक्स की, तो वो उसी इंटरवल में लाई कर रही है। एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा नंबर से आपको समझ में आ जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम भी देख लो, इसी के जैसी है, कि अगर आपको ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ तो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो पहली चीज़ आपको शो करनी है कि फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर भी एंड है, दोनों कंडीशन शो करनी है। कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, डिफरेंशिएबल के अंदर राउंड ब्रैकेट्स, तो देयर एग्जिस्ट सम सी उसी इंटरवल में जो क्वेश्चन में गिवन है, सच दैट कि उसका डेरिवेटिव बराबर है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए।
यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे c की वैल्यू। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक रोल्स का कर लेते हैं, एक मीन वैल्यू का कर लेते हैं, फिर भी समझ नहीं आता तो बताना, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा समझ। रजिस्टर पर देखो जल्दी। एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे तो एग्जांपल पढ़ लेना, एक्सरसाइज देख लेना, एक ही बात है। एक्सरसाइज नंबर 5.8, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 है रोल्स थ्योरम पर। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन गिवन है x square plus 2x minus 8 where x belongs to minus 4 comma 2। verify रोल्स थ्योरम, ये है क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन समझ लो एक बारी। पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल, वेरिएबल है यहाँ पर x, वेरिएबल की पावर में होल नंबर्स हो 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, रूट्स नहीं होने चाहिए, वेरिएबल्स फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर भेजोगे तो पावर -1 आती है। होल होल नंबर्स को छोड़ के कुछ भी नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स, रूट्स, कुछ भी नहीं। ऐसे पॉलिनोमियल्स को अगर हम fx के इक्वल रख दें, मतलब कि fx के इक्वल रखने का मतलब फंक्शन बना दिया इसको मैंने, y के इक्वल रख दिया, फंक्शन के इक्वल रख दिया। एक पॉलिनोमियल को अगर मैं फंक्शन बना देता हूँ, मतलब y के इक्वल रख देता हूँ या fx के इक्वल रख देता हूँ, तो वो पॉलिनोमियल बन गया फंक्शन। तो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर इज होल नंबर्स, वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होंगे, हमेशा डिफरेंशिएबल भी होंगे, चाहे आपको कोई भी पॉइंट मिल जाए। ठीक है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। पहला पॉइंट, कॉन्टिन्यूस होते हैं या नहीं। एज fx is a polynomial function, so it is always continuous on -4, 2। इंटरवल का रेफरेंस देना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में है। सेकंड, डिफरेंशिएबल, इसमें भी सेम स्टेटमेंट, एज fx is a polynomial function, so it is always differentiable at -4, 2 राउंड ब्रैकेट्स। आयुष, पहले डाउट रहता था कि 6 मार्कर में आ गया तो क्या करेंगे। 6 मार्कर में तो इसको फुल फ्लेजेड करना, दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा है। बट अब 6 मार्कर में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और उसमें इन थ्योरम्स का आना एक तरीके से नियरली इम्पॉसिबल है। 4 नंबर में आएगा, हद से ज़्यादा आया तो। और 4 नंबर में आप टाइम हो तो शो कर दो, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ सकते। अभी ना फर्स्ट पॉइंट भी तो यही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस है। थर्ड, हमने कैलकुलेट करा f ऑफ a, हेयर a इज
-4। एफ ऑफ -4 मतलब कि -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये बनेगा 16 -8 इज इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ बी का मतलब f(2)। सर सिर्फ -4 एंड 2 पे करना होगा ना, शो अगर करना है। सोनाक्षी ये तो बस इंटरवल दे दिया, सी लेके करेंगे हम इसमें भी। लेट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू -4 से 2। हमें अलग अलग फंक्शन तो बनाए नहीं, फंक्शन एक ही चल रहा है। बस जो -∞ से इन्फिनिटी वाला ब्रैकेट होता है उन्होंने उसको लिमिट करके -4 से 2 कर दिया। हम सी लेके ही करेंगे, उसको भी करेंगे सिर्फ प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। इसी वजह से मैंने लिखा कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस हमेशा होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इंटरवल्स अलग बनने के चांसेस होते हैं, मॉड वाले फंक्शंस में अलग बनने के चांसेस होते हैं, बाकी सारे जो बचते हैं वो पॉलिनॉमियल फंक्शंस बचते हैं। f(2) को हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8 इज इक्वल्स टू 0। हेयर f of -4 इज इक्वल्स टू f(2)। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। Therefore, there exists some c belongs to -4 से 2 such that f dash c is equals to 0। Therefore, f dash c मतलब कि डेरिवेटिव करेंगे और x की जगह c रख देंगे। f dash c कितना हुआ? f dash c होगा 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन कहाँ गया? फंक्शन का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 2 माइनस 0। 2x प्लस 2, x की जगह मैंने रख दिया c। 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू यहाँ से आएगी -2/2 दैट इज -1। और अब अगर आप देखो इसी इंटरवल के बीच में आ रही है, हमेशा इस इंटरवल के बीच में ही आएगी, हमेशा, ऑलवेज। प्रेजेंटेशन वाली चीज़ है ये क्वेश्चन, बस हमेशा इसी इंटरवल के बीच में आएगी। Therefore, c is equals to -1, where c belongs to -4, 2। ये रहा आंसर। c निकालना होता है सर वैसे अगर वेरीफाई लिखा हो तो। हाँ यूश, c निकालना होता है। नहीं प्रेम, ज़रूरी नहीं है, बट 99% क्वेश्चन में पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं, तो हैबिट मत बना लेना पॉलिनॉमियल फंक्शन लिखने की। पॉलिनॉमियल फंक्शंस का मतलब कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4th है f(x) is equals to x² minus 4x minus 3 in the interval a comma b where a is equals to 1 and b is equals to 4। इंटरवल ना देखे आपको इस तरीके से दे दिया क्वेश्चन में, एक ही बात है 1,4 लिखो या इस तरीके से लिखो, और यहाँ पर हमको वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास क्या कंडीशन थी? पहला, कॉन्टिन्यूस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर होल नंबर में है। Here fx is a
polynomial function, so it is always continuous at 1,4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। डिफरेंशिएबल के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर होते हैं हमारे पास दो ही पॉइंट्स, तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है ही, और बाय चांस कोई एक कंडीशन मिस हो जाए, मतलब रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशंस थी, तीनों में से कोई एक भी डिससेटिस्फाई हो जाए, या मीन वैल्यू थ्योरम में दोनों में से कोई एक डिससेटिस्फाई हो जाए, मान लो मॉड्यूलस का क्वेश्चन आ गया, कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप वहीं पर लिख दोगे रोल्स थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन, वैसे चांसेस तो कम है, बट अगर बाय चांस आ जाए तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी स्टेट कर दो, तीनों दो जितनी भी कंडीशंस है उनका फुलफिल होना ज़रूरी है। इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, सो इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट 1,4। Therefore, there exists some C belongs to 1,4 such that f dash C is equals to f dash C is equals to f of B minus f of A upon B minus A। f dash C डेरिवेटिव के अंदर C की वैल्यू पुट कर देंगे, f dash C कितना बन गया, डेरिवेटिव बनेगा 2x माइनस 4, 2c माइनस 4, ये तो बना डेरिवेटिव, और x की जगह हमने c डाल दिया क्योंकि यहाँ पर c था, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। आप अलग से भी कैलकुलेट करके रख सकते हो, एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी अच्छा रहेगा, अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, here f dash c is equals to 2c minus 4, f of a, f of a है f of 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये कितना बनेगा 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7 इज माइनस 6, एफ ऑफ 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये कितना बनेगा 16 माइनस 16 0 बन गया माइनस 3। इन सारी वैल्यूज को हमने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा, देयरफॉर 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी मतलब माइनस 3 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 6 अपॉन बी माइनस ए 4 माइनस 1 माइनस 3। अच्छा देखते हैं, 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3, माइनस 3 प्लस 6 इज 3, 3 अपॉन 3 इज 1, 4 प्लस 1 5, सी की वैल्यू आ गई 2.5, सबका यही आना ना। Therefore, C is equals to 2.5 that belongs to 1,4। अच्छा ये मत समझना कि हमेशा इसकी मिड वैल्यू होती है, इसके बीच में कहीं लाया करेगा। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं सी की वैल्यू, पॉइंट निकाल तो ज़्यादा अच्छा है प्रेम, डेसिमल्स। ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ते हैं हम फ्रैक्शंस में, ठीक है। बाकी इसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा जैसे लास्ट में जो कंक्लूजन स्टेटमेंट आएगी उसके लिए एक बार एग्जांपल देख लेना, एक बार मैं आपको एग्जांपल रेफर करवा देता हूँ, देखो
पॉइंट्स बना के लिखना, इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना। फंक्शन लिया y इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कोई रीज़न नहीं दिया, आपको देना है पॉइंट्स में, वो भी पहला पॉइंट कॉन्टिन्यूस का, दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल का, रीज़न भी देना है। ऑल्सो इन्होंने यहाँ पर एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, अलग अलग शो करना है, फिर बताना है कि दोनों इक्वल हैं। रोल्स, लास्ट की ये स्टेटमेंट लिखनी है बस, रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू, जो इंटरवल गिवन था, where f dash c is equals to 0 since derivative is 2x, we get c is equals to 0, c निकाला। लास्ट की ये स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है। thus at c is equals to 0, इनका 0 आया है, हमारा कुछ और आया था। we have f dash c is equals to 0 and जो c है वो 0 है और वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल में। ये स्टेटमेंट लिखनी है, आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अनीता 4 मार्कर, 6 मार्कर, अब आपके पास 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं और उसमें ये थ्योरम नहीं आएंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो आनी भी नहीं चाहिए ये थ्योरम्स, बट अगर आती है तो 4 मार्कर में आएंगे। मीन वैल्यू थ्योरम, कॉन्टिन्यूस बताया, डिफरेंशिएबल बताया, इन लोगों ने कोई रीज़न नहीं बोला, बट रीज़न बताना है। उसके बाद इन्होंने एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, यहाँ पर एफ डैश सी चल रहा है, ये निकाला। मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट, ये लाइन लिखनी है, there is a point C belongs to 2, 4 such that f dash C is equals to 6 but f dash x is equals to 2x which implies C is equals to 3, ये इन्होंने वैल्यू निकाली है C की। thus at C is equals to 3 belongs to 2, 4 we have f dash C is equals to 6। कंक्लूजन स्टेटमेंट देखने के लिए बोल रहा हूँ बस एग्जांपल में से, और कुछ नहीं, बाकी सारा जैसे हमने करा है। पॉइंट वाइज बनाना, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, और उसके बाद देयर एग्जिस्ट सम सी। क्लियर? उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे सेम हैं। हो सकता है थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आए, तो ये डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारा आपका होमवर्क है, चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। 5.2 में जो 2 क्वेश्चन बचे हैं और ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर लेंगे हम। अभी के हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब भी हम टेस्ट डिस्कस करेंगे उसी दिन डिस्कस कर लेंगे, प्लस एक वो जो मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन चल रहा था वो भी तभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है। कोई और डाउट आता है तो आप लोग बता देना। कल 9 बजे है एक्स्ट्रा क्लास, कल है।